जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मैंने एक दिन एक रोग के बारे में बताया था जो प्रबंधन शास्त्र से संबंधित है, और उसके बारे में मैंने वीडियो 4-5 दिन पहले बनाई थी। उसके बाद जब मैंने उसमें और ज्यादा मनन चिंतन किया तो मुझे पता चला कि अभी उस शब्द का और उस सिंड्रोम का विश्लेषण करने की और ज्यादा आवश्यकता है। और आप देखें, सुने, और आपको लगे कि मैं जो कह रहा हूं उस बात में दम है या नहीं। मैंने कहा था हुब्रिस सिंड्रोम के बारे में। हुब्रिस सिंड्रोम के बारे में उस वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि हुब्रिस सिंड्रोम जिस आदमी को हो जाता है वो आदमी इतना ज्यादा आत्ममुग्ध हो जाता है, अपने को वो ईश्वर समान समझने लगता है, अपने को वो नॉन बायोलॉजिकल समझने लगता है। वो समझता है कि उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती, और वो बिल्कुल एक प्रकार से ऐसा व्यक्तित्व बना है जो बिल्कुल ईश्वर रूप है, और जिससे कभी कोई, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक बार जीसस क्राइस्ट के बारे में आपने सुना ही होगा कि एक महिला को लोग घेर के उसे पत्थर मार रहे थे, और पूरी भीड़ उस पर पत्थर मार रही थी। तो जीसस क्राइस्ट उधर से गुजरे और उन्होंने ये कहा कि इस महिला को पत्थर वो मारे जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। सबके हाथ रुक गए। भाई, उस जमाने में लोग सच्चाई महसूस करते थे, और लोगों ने जब अपना आत्मचिंतन किया तो उन्हें लगा, भाई देखो, अपने जीवन काल में कोई ना कोई गलती तो हमने की है, कोई ना कोई पाप तो हमने किया है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। क्योंकि भाई, एक प्रकार से झूठ बोलना भी पाप है, इस प्रकार से चलते हुए चींटी को पैर से दबा देना भी हिंसा है। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो पता नहीं कितने ज्यादा कीट हमारे अंदर चले जाते हैं। आपने देखा होगा, जैन मुनियों को देखा होगा, अपने मुंह को कपड़े से ढके रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुंह खोले रहेंगे तो श्वास के साथ बहुत सारे जीव आप जीव हत्या हो जाएगी। मतलब यह है कि अगर सही में आप विश्लेषण करेंगे तो आप लोग लगेंगे कि हम जो मनुष्य हैं, या कोई भी है फॉर दैट मैटर, वो बिल्कुल एक प्रकार से गलतियों का पुतला है। ऐसा नहीं हो सकता वो गलती ना करे। लेकिन जो हुब्रिस सिंड्रोम से पीड़ित होता है उसको ऐसा लगता है कि उससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। अच्छा, दिल के अंदर तो उसको महसूस हो जाता है, पता उसको चल जाता है कि उसने गलती कर दी है। लेकिन इस सिंड्रोम का जो अगली स्टेज है, उस स्टेज के अंदर यह होता है कि आदमी को अंदर अपने अंतर मन से तो पता चल जाता है कि जो निर्णय उसने लिया था वो गलत लिया था। लेकिन फिर वो क्या करता है कि जनता के दिमाग से उसकी गलती उजागर हो इसके पहले बिना सोचे समझे वो एक और निर्णय ले लेता है। अच्छा, क्योंकि बिना सोचे समझे निर्णय लेता है, अपने सलाहकारों से बात किए हुए निर्णय लेता है, विशेषज्ञों से बात किए बिना निर्णय लेता है, तो ऐसे लोगों से जो हुब्रिस सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं वो फिर दोबारा गलती कर जाते हैं। फिर वो दोबारा गलती का जब उसे अंदाजा होता है तो वो फिर एक और निर्णय लेता है, वो भी गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि जल्दीबाजी में निर्णय लेता है। और क्योंकि वो हुब्रिस सिंड्रोम से पीड़ित है तो उसको ये लगता है कि मेरे को किसी की राय लेने की क्या आवश्यकता है, मैं तो सर्वशक्तिमान हूं, मैं तो। और ऐसे लोग, जैसे पहले भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन के 3 तरीके होते हैं। एक होती है डिक्टेटरशिप, जिसे कहते हैं बी स्ट्रांग अप्रोच। एक होती है बी गुड अप्रोच, और एक होती है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग अप्रोच। और ये हम लोग अपने जीवन में हमेशा अपनाते रहते हैं। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो बी स्ट्रांग अप्रोच में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि अपने माताहतों को, अपने परिवार को अपने अंकुश में रखना है। क्योंकि एक स्टेज होती है जीवन में, हर आदमी की एक स्टेज होती है, आपने देखा ही होगा, इसको नोट किया होगा कि जैसे जैसे समय चक्र और जीवन चक्र चेंज होता है, पावर इक्वेशन परिवार की चेंज होती है।
भाई जब एक लड़की नई शादी होके घर में आती है और पति कमाता है, खैर आजकल तो बेटे बेटी पति पत्नी दोनों कमाने लगे हैं, लेकिन उस परिवार की कल्पना कीजिए जिसमें केवल पति कमाता है, तो पावर इक्वेशन जो है वो पति के हाथ में होती है। लड़की जब घर में ब्याह के आती है, धीरे धीरे वो पावर इक्वेशन को चेंज करती है। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद पावर इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पावर इक्वेशन जो है वो बच्चों की तरफ मुड़ जाती है और पिता जो है वो थोड़ा सा अकेला हो जाता है और माँ और बच्चों का गठजोड़ बन जाता है। ये पावर इक्वेशंस होती हैं। इसी प्रकार से जब एक बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच का कोई नेता होता है तो बाकी लोग उससे डरते हैं, क्योंकि पावर इक्वेशन उसके फेवर में है। हर आदमी उससे कुछ लाभ लेने की कोशिश करता है, उसके दंड दिए जाने से डरता है। वो जानता है कि अगर वो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, चाहे वो विपक्षी को गाली दे, टीवी में गाली दे, पार्लियामेंट में गाली दे, उसको पदोन्नति मिल जाएगी। रमेश विधोड़ी जी का तो एग्जाम्पल आपके सामने था ही। प्रेम शुक्ला जी का भी एग्जाम्पल आपके सामने है, जो सुरेंद्र सिंह राजपूत की मां को खुलेआम टेलीविजन में गालियां देते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। उसके बाद केरला के भारतीय जनता पार्टी नेता एक टीवी डिबेट के अंदर कहते हैं कि राहुल गांधी के सीने में बीच में गोली मार देनी चाहिए। उनका भी कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए कि अभी वो बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच में चल रहे हैं। बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच में वो सबको डरा के धमका के और लोग लाभ उठाने के चक्कर में, क्योंकि अभी नेता मजबूत था, वो उसके पीछे लगे रहते हैं और अपना लाभ उठाते रहते हैं। लेकिन बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच में जो समस्या होती है वो ये होती है कि जब राजा कमजोर होता है तो उसके बाद यही लोग जो उसकी चाटुकारिता करते थे वही उस पर चढ़ जाते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे ही ये कमजोर पड़े, आपने देखा होगा शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो जिसके आतंक से लोग डरते थे उसी शेर को छिप के जीना पड़ता है और मौत का इंतजार करना पड़ता है। अच्छा, बी गुड अप्रोच में क्या होता है कि राजा ये सोचता है, जो शासक ये सोचता है कि घर में अच्छा माहौल बने, प्यार मोहब्बत से हो, मैं इनके लिए करूं, ये मेरे लिए करें। उसके भी लाभ हैं, उसके भी हानि है, क्योंकि लाभ तो यह है कि एक परिवार की तरह काम होता है और परिवार के सदस्यों को सहयोग पूरा करेंगे ऐसी अपेक्षा की जाती है। लेकिन फिर लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई ये हमारा अधिकार है, अभी तक हमको चाय मिलती थी, नाश्ता मिलता था, अब नहीं मिला, जबकि कंपनी की अच्छी स्थिति नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा है। लेकिन कहते हैं नहीं, ये हमारा राइट छिन रहा है, ये बिगुड अप्रोच में व्यवधान है, और फिर वो उसके भी फायदे नुकसान है। और तीसरा है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग, तो मेरे लिए करो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तो मेरे लिए नहीं करोगे मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा, तो मेरे लिए करोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। अब भी स्ट्रॉन्ग अप्रोच की वो स्थिति आ गई है आज की तारीख में, जो हुब्रिस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति है, जो सोचता था कि उसने जो भी निर्णय आज तक लिए वो सही लिए। जैसे आपने देखा 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी, कमियां थी उस सरकार में, अच्छाइयां भी थी, खराबियां भी थी। लेकिन अच्छाइयां ये थी, लोकतांत्रिक भावनाओं पे वो बिलीव करते थे, दबाते नहीं थे। अन्ना हजारे के आंदोलन को उन्होंने दबाया नहीं था, लाठीचार्ज नहीं करवाया था। अन्ना हजारे से मिलने लोगों को भेजा था, लेकिन बाद में पता चला कि अन्ना हजारे तो आरएसएस का टूल था, टूल किट का एक पार्ट था। और अरविंद केजरीवाल और जनरल वीके सिंह, ये लोग भी सभी उसी टूल किट पार्ट थे। जो जो आरोप उन्होंने लगाया था, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे आदमी को बदनाम करके ये लोग सत्ता में आ गए। लेकिन मोदी जी ने उस समय ये आह्वान कर दिया था कि अगर ब्लैक मनी इतना ज्यादा विदेश में है, अगर आ जाएगा तो सबको 15 लाख मिल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। लोगों ने बिलीव कर लिया था, वो सत्ता में आ गए थे। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता ब्लैक मनी इतना है कि नहीं। अरे भाई, नहीं था तो आपने 15 लाख का वादा क्यों किया था? अरे आप जैसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हैं, उनको इतना तो पता होना चाहिए क्या विदेश में जो पैसा रखा है सब ब्लैक मनी नहीं है। बहुत सारी ऐसी हमारी कंपनीज है इंडिया की जो विदेशी बैंकों में अकाउंट खुलवाती है, क्योंकि उनको वहां ट्रांजेक्शन करना होता है, वो ब्लैक मनी नहीं होता है। तो 15 लाख देने का वादा। लेकिन उसके बाद जब उन्हें लगा कि ये सब जनता समझने लगी है कि वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने नोटबंदी कर दी बिना सोचे समझे। जबकि पहले भी मैंने आपको बताया, गूगल सर्च कीजिएगा तो आज तक जितने भी देशों के अंदर नोटबंदी हुई है, वहां की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, हमारी भी खराब हो गई। उसके बाद
बिना सोचे समझे जीएसटी लगा दी कि उन्हें पता चला नोटबंदी तो लोगों ने पकड़ लिया है तो गलती हो गई थी तो जीएसटी लगा दी। उसके बाद जब कोविड आया तो उसके बाद तालाबंदी अचानक कर दी। तो दिल्ली के जो बड़े बड़े शहरों में मजदूर फंसे हुए थे बेचारे घर से बाहर भी नहीं निकल पाए, पुलिस उन्हें लाठी मारती थी, घर से निकलना बंद था, गांव जा नहीं सकते थे, घर में खाना मिलता नहीं था, तो बड़े परेशान हुए। और आपने देखा लोगों लाखों लोग सड़कों पे पैदल अटैची में अपने बच्चों को खिसकाते हुए परेशान बदहाल 1600 1700 किलोमीटर चलते हुए देखे गए। उसके बाद फिर ईडी सीबीआई का उपयोग करके विपक्षी नेताओं को किस प्रकार से परेशान किया गया, वो भी हुब्रिस सिंड्रोम का एक अलग पार्ट था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग कर मारी, डोनाल्ड ट्रंप हार गए। अगली बार जब गए वहां पे तो कमला हैरिस से मिले, बाइडेन से मिले और डोनाल्ड ट्रंप से वादे के बावजूद नहीं मिले, वो नाराज हो गए। आज तक उसका बदला लेने, वो भी हुब्रिस सिंड्रोम का एक पार्ट है। उसके बाद असावधानी से, गृह मंत्रालय के सावधानी से पुलवामा हुआ, पहलगांव हुआ, पठानकोट हुआ, और वहां पे आपने जांच न करा के, उस चीज का पर्दाफाश न करके कैसे हुआ क्या हुआ, ये एक नया खेल शुरू कर दिया कि साहब हम तो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम डोजियर नहीं खेलते हैं। और पूरे विश्व से अलग थलग पड़ गए। अब अमेरिका भी हमारे खिलाफ, चीन भी हमारे खिलाफ, पूरा विश्व हमारे खिलाफ। लेकिन गोदी मीडिया के माध्यम से नए नए प्रपंच करके हुब्रिस सिंड्रोम का अगली स्टेज, इसे हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बना दिया जाए। हिंदू, लेकिन ये भी आप जानते हैं इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब यह है कि पहली बार कोई चीज उपयोग करें तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, फिर धीरे धीरे फायदा कम होता जाता है, फिर वितृष्णा पैदा हो जाती है। एक रसगुल्ला खाएंगे अच्छा लगेगा, 2 खाएंगे अच्छा लगेगा, कम अच्छा लगेगा, 20 खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। उसी प्रकार से जब हिंदू मुसलमान का खेल बार बार खेलेंगे तो लोगों को उससे वितृष्णा हो जाएगी। और वो वितृष्णा आपको जेंजी के आंदोलन में दिखाई पड़ रही है। पूरे पहाड़ के अंदर, पहले मणिपुर में हुआ, फिर उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में हुआ, अल्मोड़ा में हुआ, देहरादून में हुआ, कर्नाटका में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ। माने ये एक नई प्रॉब्लम आ गई, उसको डिफ्यूज करने के लिए कि साहब बरेली में इन्होंने आई लव मोहम्मद क्यों कहा, उसी पे गोदी मीडिया ने सारे डिबेट्स को डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के हिसाब से हिंदू मुसलमान का नैरेटिव भी फेल होने लगा, और कम से कम हमारी नई पीढ़ी ये समझने लगी कि ये हमें बहकाने का, मूर्ख बनाने का एक प्रयास है। जो लोग हुब्रिस सिंड्रोम से पीड़ित हैं, और हमारी असली समस्या तो नौकरी है, रोजगार है, हमारे जीवन स्तर को उठाना है। और जहां पे हमारे माननीय गृह मंत्री के पुत्र आईसीसी और बीसीसीआई के अध्यक्ष बनते हैं, लाखों करोड़ों में खेलते हैं, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवाते हैं, और हम किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती, पेपर लीक हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो लोग एक तो हुब्रिस सिंड्रोम को भी समझ गए हैं और लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को भी समझ गए। अब वो हिंदू मुसलमान मुद्दे में फंसना नहीं चाहते, और यही जिस आदमी को हुब्रिस सिंड्रोम के लक्षण हैं और आखिरी स्टेज के लक्षण है, इसके बाद परिवर्तन की परिस्थिति बनती है, वो अब समझ नहीं पा रहा है कि नैरेटिव को कैसे चेंज करे। क्योंकि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इज माय फ्रेंड, वो भी खत्म हो गया। चीन के पास गए, वहां भी सफलता नहीं मिल रही थी, नहीं मिली। रूस पाकिस्तान से समझौता करने लगा। सऊदी अरेबिया जो बहुत इंपॉर्टेंट गल्फ कंट्रीज का कंट्री है, वो पाकिस्तान के साथ युद्ध समझौता कर रहा है। तो ये जो सारी परिस्थिति बन रही है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा विश्लेषण कहता है, हुब्रिस सिंड्रोम की आखिरी स्टेज है, और अगली स्टेज का इंतजार करते हैं। भगवान से कामना करते हैं जो भी हो तो राष्ट्र हित में हो, देश हित में हो, और हमारी भारत माता मजबूती अपने प्राप्त करे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।